तो क्या हमारे स्मार्ट गैजेट्स इस वक्त खतरे में हैं? जी हाँ, और यही बम भी बन सकते हैं। और हिंदुस्तान को कितना खतरा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान में जो कुछ हुआ है, क्या वही मोडस ऑपरेंडी जो है हिंदुस्तान में भी अपनाई जा सकती है? क्योंकि खतरे पर टेररिस्ट अटैक के तो हिंदुस्तान भी हमेशा बना रहता है। सावधान रहने की हमें जरूरत होती है हमारे पड़ोसी मुल्क और दुश्मनों से। दुग्गल साहब, यहाँ समझना होगा कि सिर्फ पेजर में ब्लास्ट नहीं हुआ, ये वॉकी टॉकी में भी था, सोलर पैनल में भी था, और ये रुकेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे सीसीटीवी कैमरे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जिनका एक्सेस सब जगह होता है, वो भी खतरे के दायरे में आ रहे हैं। और कैसे आएंगे? मतलब एक आदमी के मन में सवाल है कि भाई कैसे होगा, कैसे ये? देखिए, आज क्या युग ऐसा है जहां पर हर चीज जो मैं और आप डिजिटल इस्तेमाल करते हैं वो खतरे के दायरे में ऑलरेडी है। हम आग के दरिए से तो ऑलरेडी गुजर ही रहे हैं, सिर्फ हमें होश अभी आया है कि हमारे चारों ओर आग है। आज हर प्रकार की डिवाइस की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, खास तौर पर जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस की बात करते हैं या IoT डिवाइसेस, तो आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, आपके स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट कार्स, जो चीजें अच्छी हो रही हैं बहुत बढ़िया, लेकिन आपने अपने आप से पूछना है भाई इसमें साइबर सुरक्षा कितनी है, और अगर नहीं है तो मैं कैसे इंपैक्ट होने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं अब आपको समय आ गया है कि आपको चीजें जो आप देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करना है। एक अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट की भावना जागृत करनी है। अपने आप से पूछना है भाई इसमें कितनी साइबर सुरक्षा है, और मेरा डेटा और मेरा डिजिटल व्यक्तित्व किस तरीके से सुरक्षित होने वाला है। अगर उसमें आपको इफेक्टिव सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पवन सर, जब बात आती है अपने आप को साइबर सेफ करने की, पासवर्ड चेंज करो, ये करो, प्राइवेट सेटिंग्स में जाओ, वो तो आदमी करने लग गया है, थोड़ा अवेयर हो गया है, थोड़ा जागरूक हो गया है। लेकिन भाई अगर किसी ने मेरा सिस्टम हैक कर लिया, वो तो मेरे भी बस में नहीं है ना। आज ही सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। और अगर हम देखें तो मतलब अगर किसी ने जब वो सप्लाई चेन में ही अगर कुछ गड़बड़ी कर दी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी कर दी, तो मेरे हाथ में तो है नहीं, चाहे मैं कितना भी अवेयर हो जाऊं। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान रख सकती हूँ। देखिए, पहली बात तो आभास होना बड़ा जरूरी है, जागरूकता होने बड़ा जरूरी है कि हो सकता है इस साइबर सुरक्षा में सेंध की वजह से मुझे नुकसान पहुंच सकता है। अभी होता क्या है, हम भारतवासी अपने डिवाइसेस फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। अच्छी ब्रांड के खरीदे, महंगे खरीदे तो प्रिजम्पशन है कि सिक्योर है ना। ये दोनों बातें मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभी भी साइबर सिक्योरिटी के जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं वो अभी एवोल्यूशन की स्टेज पर हैं, पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाए। उदाहरण के तौर पर देता हूं, ISO 27001 एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है साइबर सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर आप अधिकांश से जो स्टेक होल्डर्स हैं और उनके ऑपरेशंस या डिवाइसेस को देख लें तो आप पाएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय मापदंड की कंप्लायंस आपको नहीं मिलती है। तो आपको कुछ बेसिक कदम, बेसिक सावधानियां करनी है। पहली बात, अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने का प्रयास रखना है। ये नहीं मानना कि ये तो सुरक्षित होगा ही, तो उसमें अच्छा एंटीवायरस, अच्छा फायरवॉल, ये तो लाजमी सी बात है। दूसरी बात, अपना जो डेटा है वो डिवाइस से परे कहीं और भी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइस में कहीं सेंध लग गई और आपका डेटा चला गया तो कहीं तो होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने डिवाइस को अपने जीवन संगिनी नहीं समझना है। ये डिवाइस केवल एक डिवाइस है और उसका एक लिमिटेड सा रोल है, लेकिन अधिकांश से लोग अपने जीवन को ही डिवाइस समझ लेते हैं। उस मानसिकता से बाहर आना है। और चौथी बात, आपको साइबर सुरक्षा को एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ वे ऑफ लिविंग करना है। क्यों? क्योंकि ये नहीं करना कि साहब सरकार कर लेगी, मुझे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, सरकार जो काम कर रही है कर रही है। सवाल आपने अपने आप से पूछना है, आपने क्या योगदान देना है इस साइबर सिक्योरिटी की चेन में, क्योंकि हम सब कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी। संजय सोई जी, यहाँ पर बड़े ब्रांड्स भी, जैसे पवन दुग्गल जी कह रहे हैं, ये गारंटी नहीं होते हैं कि आप बड़ा ब्रांड, महंगा ब्रांड खरीद लीजिए तो वो सेफ होंगे। सेंधमारी कहीं भी हो सकती है। तो क्या आत्मनिर्भरता ही इकलौता विकल्प होगा? नहीं, बिल्कुल। एक लाइन में थोड़ा और जोड़ूंगा उसमें कि कई बार हम लोग गलती, जैसे आपने बड़े ब्रांड बोले, गलती हमसे एक और गलती होती है। कई बार हम ऐप्स डाउनलोड करते समय कोई ध्यान नहीं देते कि हमारे पास लिंक आया, डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे इतना मिलेगा, ये मिलेगा। डाउनलोड किया, उसके बाद परमिशन मांगते, सारी परमिशन दे देते हैं हम उसको। कॉन्टैक्ट ले लो, फोटो ले लो, SMS ले लो, मैसेजेस ले लो, सब कुछ उसका चलाता है। हमारा फ़ोन एक तरह शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो ये बात भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली, मैंने एज ए यूज़र सोचता हूँ कई बार। दूसरी बात जो आप बताए, आत्मनिर्भरता, बिल्कुल आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की तारीख में जो माहौल है, जिस तरह से भारत का सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और इसमें कब कहाँ एक तरह से डाल के रख दिया इन्होंने
अपना चिप डाल दिया, पूरी डाटा लेते जा रहे हैं, बिल्डअप करते जा रहे हैं, एन समय पे हैक किया। अभी नहीं हैक करेंगे, जब जरूरत पड़ी तब हैक किया, या फिर एक्सप्लोजन कर दिया, पूरे देश में कंफ्यूजन कर दिया। यही कारण है कि आप देखिए सरकार ने कई प्रोडक्ट्स पे, चाइना के कई प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो ऐप्स हो, आईफोन्स हो, ये आईपैड्स हो, या लैपटॉप्स हो, या सीसीटीवीज हो, उनके कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया हुआ है कि वहाँ से हम नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरा है कि कुछ शायद इसके बाद अब जो तमाम सिक्योरिटी मापदंड हैं उनको भी शायद रिवाइज और रीवर्क करने की जरूरत महसूस होगी। कमांडर मुकेश सैनी जी, जैसा दुग्गल साहब कह रहे थे, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो टीवी देख रही हूँ, जो कार चला रही हूँ, जो कान में मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, जो स्मार्ट वॉच मैंने पहनी हुई है, तो मतलब मैं तो बम्स लेके चल रही हूँ। अगर मतलब हो सकने वाले आप जो कह रही हैं ठीक है, पर मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि पैनिक की जरूरत नहीं है। नहीं, पर ये होगा कैसे? मतलब मेरा स्मार्ट टीवी कैसे बम बन जाएगा? हाँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, ये चीजें जो हैं एक आम नागरिक के बस में नहीं है, आम नागरिक के बस के बाहर की चीजें हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, दो प्रकार से। बिकॉज इसमें हम अभी तक बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पार्ट की, उसमें हार्डवेयर पार्ट की बात है जिसके अंदर कोई जा ही नहीं पाता। तो हार्डवेयर में आज न्यू पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में भी लॉन्च किया, चिप का जो है वो एक दिशा में एक डायरेक्शन है। फिर हमारा साइबर फिजिकल वॉरफेयर का एक ग्रुप है जो आईआईटी कानपुर रन कर रहा है ऑन द पेमेंट, उसको फंड कर रहा है, डीएसटी फंड कर रहा है उसको। आईएससी में भी इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हो रही है, पर ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लेवल पर हैं। अभी क्या ज़रूरत हो गई है इस इंसिडेंट के बाद कि गवर्नमेंट को इन पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, एक। नंबर दो, इसके टेस्ट फैसिलिटी पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। हो क्या रहा है कि हम चिप बनाने पे तो जोर दे रहे हैं, चिप बनाने की टेस्ट पे नहीं जोर दे रहे हैं। अभी हमको जो स्पेंड करना पड़ेगा वो टेस्टिंग फैसिलिटीज, इवैल्यूएशन फैसिलिटीज एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज, इन पे काम करेंगे तभी हम अपने देश के नागरिकों को ये गवर्नमेंट सुरक्षित करने पाएगी। बिकॉज ये बात जो है नागरिक के बस के बाहर की बात है। अगर हार्डवेयर पे कमी आती है तो सॉफ्टवेयर में, जो पवन दुग्गल जी ने बिल्कुल सही बोला कि हमको जो स्टेप लेने हैं वो लेने हैं, परंतु हार्डवेयर सिक्योरिटी, अब आईओटी सिक्योरिटी जो बात कर रहे हैं जिसमें कि आदमी का कोई रोल ही नहीं है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ स्टार्ट टॉकिंग, वो खुद ही बात करने लग जाता है किसी चीज़ से। तो वो सब चीज़ें जो आ रही हैं और इसके साथ में हार्डवेयर आ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको ऑफ स्क्रीन कि हम सब लोग कान में ईयरफोन लगाते हैं, अब उसमें जो है जो ब्लास्ट हुए हैं उसका अगर 100% भी ब्लास्ट होता है, 100% ब्लास्ट होता है, दैट मैन इज डेड इंस्टेंटली। मतलब जितना अभी इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है उससे 100वीं इंटेंसिटी का ब्लास्ट, उससे इतना कम भी होगा तो आदमी मर गया, बिकॉज वो कान में लगा है, ब्रेन में जाएगा सीधा। ओके। और उसके अंदर भी बैटरी आप हीट अप कर सकते हैं, बैटरी हीट हो जाएगी, कर सकते हैं बिकॉज इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल से वो कनेक्टेड है। ओके, तो ये तो काफी डराने वाली बात है। लेकिन पवन दुग्गल जी, क्या इसके लिए पहले से तमाम ऐसा, क्या इजराइल के पास कोई विशेष, ठीक है टेक्नोलॉजी वाइज इजराइल बहुत एडवांस है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी कमोबेश हर मुल्क की जो एजेंसीज हैं उनके पास मौजूद है, या फिर उनके पास कोई खास टेक्निक है? और क्या ये चीज़ें आप आम नागरिकों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ खास टारगेट करके इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए, पहली बात कि जो इजराइल की साइबर सुरक्षा क्षमताएं हैं वो अन्य एजेंसीज की तुलना में बहुत आगे हैं। ऑलरेडी इजराइल एक वर्ल्ड लीडर है साइबर सिक्योरिटी में, तो ऑलरेडी वो एक सुपीरियर लेवल, एक प्रोमिनेंट लेवल पोजीशन पर है। उनकी तुलना में मैं और राष्ट्रों को और एजेंसीज को जब मापदंड करता हूं तो मुझे लगता है कि और एजेंसीज काफ़ी पीछे हैं, और कुछ तो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी इस पर तवज्जो देनी प्रारंभ ही नहीं करी है। लेकिन ये आज का वर्तमान प्रेजेंट है और यही आने वाला समय होगा। तो इसलिए आप कुछ करें या ना करें, अब आपको साइबर युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, साइबर टेरर से मुकाबला करने के लिए इफेक्टिव आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, और अल्टीमेटली कांस्टेंट अपडेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ रही है। इस बार जो भी आक्रमण हुए हैं, आप बहुत, मुझे क्लैरिटी है कि इन तमाम सारे लेबनान के आक्रमण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से जितने बड़े पैमाने पर आपने ये अटैक्स किए हैं, ये तभी संभव हो पाया है जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हकीकत बन चुका है, ग्राउंड रियलिटी हो चुका है डार्क नेट पर, और ये
एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम एक दौड़ते हुए शेर की सवारी कर रहे हैं। हम शेर से नीचे कदम तो रख नहीं सकते, तो हम उसकी सवारी करते करते हमें अपनी स्ट्रैटेजी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसमें तमाम सारे स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण योगदान रहेगी। बिल्कुल, चाहे कितना भी खतरा हम अपने स्मार्ट गैजेट्स जो हैं आज के स्मार्ट युग में छोड़ तो सकते नहीं हैं और उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते ही जा रहे हैं। कमांडर मुकेश सैनी जी, ये बताइए कि क्या इस तरह का हमला करने की क्षमता हमारे देश की सेना के पास भी है, और क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्या उनमें ये कुव्वत या काबिलियत हो सकती है कि उन तक भी पहुंच सके, या बहुत फार फेच सिचुएशन है? देखो, ऐसा है, दो चीज कि क्या हमारे देश में क्षमता है, ये तो सीक्रेट है, सीधी बात है, इसके बारे में हम बात ना करें तो बेहतर रहेगा। क्या हमारे पास ऐसे एजेंसी या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है इस साइड में? आंसर टू दैट इज यस। जो मैंने अभी पहले बताया, IIT कानपुर है या मैनी अदर एजेंसी है, वहां पे काम बहुत तरीका चल रहा है, डिफेंस की साइड में भी और ऑफेंस की साइड में भी। ये कहना कि नहीं है। नंबर 2 बात है, क्या टेररिस्ट यूज कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, बिकॉज हमारे देश में आज सिचुएशन ये है कि हमारी रेलवेज को गिराने की कोशिश दिन पर दिन होती जा रही है। एवरी डे वी आर सीइंग कि कोई ना कोई रेलवे लाइन पे कुछ सामान मिलता है। तो जो इंटरनल थ्रेट है, ये थ्रेट बड़ी थ्रेट है, बिकॉज ये जो मोबाइल बिक रहे हैं, मान लो कि वही कोई इंटरनल थ्रेट के द्वारा उनको चेंज करने पाता, जो मैंने पहले बताया था जिस तरीके से, तो वो यानी कि यूज के मान लो उसमें टाइमर फिक्स कर देता है कि यूज के 50 दिन बाद या 60 दिन बाद फटेगा। तो आप उसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, 60 दिन बाद वो फट जाएगा। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि ये टेररिज्म के लिए यूज हो सकता है। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। चाइना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, चाइना बहुत पीछे नहीं है इजराइल के, ये हमको समझने की जरूरत है। हम बहुत पीछे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। चाइना बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी में और वो इजराइल से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, परंतु चाइना एग्जीक्यूट करने के लिए, जस्ट आई फिनिश, एग्जीक्यूट करने के लिए वो चाइना खुद शायद डिफिकल्ट हो, बट क्योंकि पाकिस्तान उसका साथी है और हिंदुस्तान में बहुत पाकिस्तान के साथी हैं, इसलिए इसको एग्जीक्यूट करना शायद आसान। चलिए, तो खतरा हमारे दरवाजे पे खड़ा है और किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके हर स्मार्ट गैजेट को बम बनाया जा सकता है, ये लगातार इस सच को हमने कबूला है और हम मान रहे हैं, और उसका एग्जीक्यूशन लेबनान में इजराइल ने करके भी दिखा दिया है।